हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ पेप्टिक अल्सर। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर मैं उसकी डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, कॉजेज, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एक्सप्लेन करूँगी। एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन इज इट इज़ ब्रेक इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और proximal duodenum that penetrate through the muscularis mucosa। पेप्टिक अल्सर के अंदर क्या होता है, स्टमक हमारे मोस्ट कॉमनली स्टमक और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो होता है उसको अफेक्ट करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उनकी जो लाइनिंग होती है, जो अंदर जो लाइनिंग होती है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और उस लाइनिंग के थ्रू अंदर की तरफ ये मस्कुलरिस म्यूकोसा की तरफ ये पेनिट्रेट करते हैं। ओके, दैट इज पेप्टिक अल्सर। ये जो पेप्टिक अल्सर है ये बहुत कॉमनली जो है मोर कॉमन इन पीपल ऑफ 60, मतलब ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप इसमें अफेक्ट हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली 60 और इससे अबो जो एज ग्रुप होता है उसको भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, और ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ओके, then pathogenesis, it is an imbalance between defensive factor and aggressive factor। so defensive factors कौन से होंगे, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हमें किसी भी पैथोलॉजी से प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को, दैट इज डिफेंसिव फैक्टर। ओके, और एग्रेसिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि प्रोमोट करते हैं किसी भी पैथोलॉजी को बॉडी के अंदर। जैसे डिफेंसिव फैक्टर, अपनी जीआई की अगर बात करें तो डिफेंसिव फैक्टर वहाँ पे क्या है, एक तो इंटैक्ट एपिथेलियम है, म्यूकोसा लेयर के जस्ट नीचे जो एपिथेलियम इंटैक्ट है दैट इज एक वो डिफेंसिव फैक्टर होगा। दूसरा जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है उस एसिड नेचर से, जो एसिड नेचर, जो एसिडिक कंटेंट है स्टमक के अंदर उससे प्रोटेक्ट करेगा लाइनिंग को। देन थर्ड वन इज द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये जो एसिडिक नेचर होता है उसको कम करने का काम करता है क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, सो न्यूट्रल करने का काम करता है थोड़ा बहुत। देन आते हैं एग्रेसिव फैक्टर्स। एग्रेसिव फैक्टर्स क्या करते हैं, जो कि प्रोमोट करेंगे किसी भी पैथोलॉजी को, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर पेप्सिन है, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर देखने को मिल रहा है बॉडी में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं एटसेट्रा, हम और नीचे कुछ कॉजेस पढ़ेंगे, वो सभी एग्रेसिव फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अगर एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों के अंदर अगर इम्बैलेंस होता है, दोनों अगर बैलेंस में नहीं रह पाते, कोई एक चीज़ बढ़ गई कोई दूसरी चीज़ कम हो गई, देन उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेप्टिक अल्सर्स का फॉर्मेशन जो है वो देखने को हमें मिल सकता है। ओके, द पेप्टिक अल्सर इंक्लूड गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ड्यूडिनल अल्सर। हम जो आगे डिस्कस करेंगे कि ये इसमें गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं जो कि स्टमक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और ड्यूडिनल अल्सर जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो गैस्ट्रिक अल्सर इज इन द म्यूकोसल वॉल ऑफ स्टमक के अंदर देखने को मिलेंगे, और ड्यूडिनल अल्सर जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ड्यूडिनल अल्सर जो होते हैं मोस्ट कॉमनली देखने को हमें मिलते हैं। ओके, देन कॉजेज, देन टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं और एक क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं यूजुअली ये सुपरफिशियली देखने को मिलेंगे, जैसे एक्यूट है, नया नया इन्फेक्शन हुआ है तो वो सुपरफिशियली होगा। ठीक है, मतलब जो म्यूकोसल हमारी लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर तक ही वो इन्वॉल्व करेगा, मतलब म्यूकोसल लेयर इसमें इन्वॉल्व होगी। ओके, बल्कि जो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अगर क्रॉनिक लंबे समय से चल रहे हैं मतलब वो डीपली चले गए, वो डीप होंगे और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। ओके, एंड इसके अंदर क्या होता है, मे ऑल्सो अफेक्ट द एडजेसेंट ऑर्गन। अगर क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर अगर मैंने इसको ट्रीट नहीं किया, या आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब लंबे समय से अगर चलता जा रहा है, देन ये क्या करेगा, इसके अंदर परफोरेशंस वगैरह बन सकते हैं, मतलब हॉल बन सकते हैं। ठीक है, और हॉल बनने की वजह से क्या होगा, उसके बाद में जो अंदर कंटेंट है वो बाहर जा सकता है, तो ये एडजेसेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लास्ट में, जैसे कि परफोरेशंस की वजह से पेरिटोनाइटिस वगैरह हो सकता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। सो लास्ट में इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ओके, देन आते हैं कॉजेज। कॉजेज में हम सबसे पहले बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन। ठीक है, अगर देखा जाए तो अराउंड 90% अगर ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट्स आते हैं और 70% अगर गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलता है कि वो लोग एच पाइलोरी से ही इन्फेक्टेड हैं।
इतने ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है इसका। 70% गैस्ट्रिक अल्सर और 90% ड्यूडिनल अल्सर के केसेस में एच पायलोरी का इन्फेक्शन ही पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। ओके, और बाकी के जो केसेस है उसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉमन होती है। मतलब अगर 70% गैस्ट्रिक अल्सर इसकी वजह से हो रहे हैं तो मान लो 30% फिर NSAID की वजह से हो रहे हैं। सो ये दो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज में आते हैं। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की अगर बात करते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप होता है और इसके अंदर मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसके एक एंड के ऊपर, जिसकी वजह से ये मोटाइल बनता है। ओके, इसकी मोटिलिटी किसकी वजह से आती है? इसके एक एंड के ऊपर मल्टीपल फ्लैजिलाज पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये मोटाइल होता है। ये जो होता है इट लाइव्स डीप बीनीथ द म्यूकोसल लेयर क्लोजली अडेरेंट टू द एपिथेलियल सरफेस। ये जो होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये म्यूकोसा लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, क्लोजली अडेयर रहता है किससे? एपिथेलियल सरफेस से। ओके, एच पाइलोरी जो होता है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज यूरिएज। यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये यूरिएज एंजाइम के एक्चुअल में काम क्या होता है? ये यूरिएज एंजाइम जो होता है यूरिया को अमोनिया और CO2 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, यूरेज एंजाइम जो होता है स्टमक के एसिड जो होता है, स्टमक एसिड को क्या करता है? थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करता है, उसको लेस एसिडिक बना देता है, उसको मोर एसिडिक से लेस एसिडिक बना देता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा? थोड़ा बहुत स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ये, जिसके कंपनसेट करने के लिए अपना स्टमक जो होता है वो और ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन करता है। और ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा? जितना ज्यादा एसिड होगा बॉडी के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर, तो वहाँ की म्यूकोसा लेयर जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज यूरिएज एंजाइम। ये यूरिएज एंजाइम जो होता है स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है, उसको लेस एसिडिक बना देता है, जिसके कंपनसेशन के लिए हमारा स्टमक जो होता है वो और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से वहाँ की म्यूकोसा लेयर जो होती है वो इन्फ्लेम्ड होगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट कॉज इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो पर्सन नॉन ये NSAID का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, लंबे समय से खा रहे हैं ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, उनको बहुत केसेस के अंदर, मतलब 30% केसेस के अंदर उनको पेप्टिक अल्सर्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा ये जो होते हैं पेन किलर वेन किलर ये नहीं लेनी चाहिए, ये बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जो होता है उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से कमर क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? हमारा म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, जो म्यूकोसा लेयर जो पहले प्रोटेक्ट करने का काम करती है अब वो नहीं कर पाती वो चीज़ें, हमारे म्यूकस का कंटेंट कम होता है, हमारे बाइकार्बोनेट्स का कंटेंट कम होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस होती है, ब्लड फ्लो की सप्लाई कम होती है वहाँ पे, और सेलुलर रिपेयर जो होता है वो भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है पेप्टिक अल्सर कोज करने का। ठीक है, फिर कुछ और भी हमारे पास कोजेज है, जैसे कि स्ट्रेस एक बहुत रीज़न होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लंबे समय से मैं टेंशन में था, स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से मुझे पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई। सो वो स्ट्रेस जो होता है ये अल्सर्स कॉज करते हैं, पेप्टिक अल्सर्स कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, फोर्थ वन इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जैसे हमने पहले भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिनोमास का फॉर्मेशन होता है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर्स कॉज हो रहे हैं फिर आगे जाके। देन फिफ्थ आता है दैट इज मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी के कुछ केसेस होते हैं जिसमें ट्यूमर्स वगैरह बन रही हैं, मैलिग्नेंट है मतलब कैंसरस है, तो उसके अंदर भी पेप्टिक अल्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ इरिटेंट्स होते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, तो उनको भी जो है ये पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लिनिकल फीचर बात करती हूँ तो क्लिनिकल फीचर हमने जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं वो ही हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी ड्यूडेनल अल्सर के केसेस में और गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में जो सिम्टम्स आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो क्लिनिकल फीचर्स में एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, पेट में बहुत ही बर्निंग नॉइंग देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न वगैरह, श्योर इरेक्टेशंस आती हैं, डिस्पेप्सिया वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। देन हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी आखिर ये सब होता कैसे है, ठीक है। तो जैसे एच पाइलोरी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी ये फिर जो अदर कॉजेज की हमने बात की, स्ट्रेस वगैरह है और ये इरिटेंट्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, जैसे ही हम ये हमारी गट के अंदर जाएंगे, तो गट के अंदर ये जाएंगे तो क्या करते हैं, वहाँ की जो हमारी एंट्रम की जो डी सेल्स होते हैं, ये हम फर्स्ट प्रीवियस जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। जो हमारा फंक्शनल पैथोलॉजी वाला फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि एंट्रम डी सेल में सोमेटोस्टेटिन वगैरह ये सब का हमने डिस्कशन कर चुके हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो के अंदर एक बार देख सकते हैं इसको। सो एंट्रल की जो डी सेल्स हैं, एंट्रम के अंदर स्टमक के एंट्रम वाले पार्ट के अंदर जो डी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है, वो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, हमारे जो एसिड का प्रोडक्शन जो होता है उसको सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। बट अगर डी सेल्स ही डिप्लीशन हो रहा है, यही अगर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होगा। मतलब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को सप्रेस करने वाला यहाँ पे कोई बचा ही नहीं। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन अब कम होने की बजाय और बढ़ता ही जाएगा। उसको रोकने वाला जो है, जो रोकने वाला फैक्टर था, वो क्या कर रहा है, वो खुद ही कम होता जा रहा है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, इंक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम जी सेल्स। मतलब जो जी सेल्स थी हमारी, जो कि गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन करती थी, और गैस्ट्रिन क्या करता था, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन प्रोडक्शन करता था, वो बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो चीज कम होनी चाहिए थी, जी सेल्स क्या कर रही है, गैस्ट्रिन, इनके अंदर गैस्ट्रिन होता है और गैस्ट्रिन क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, एसिड जो है एचसीएल के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ये कम होना चाहिए था, बट ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जो स्टमक में जो एसिड है उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उसको जो रोकने वाला फैक्टर था सोमेटोस्टेटिन, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उसको कोई रोकने वाला बचा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंदर एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हुआ, उसके साथ डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का प्रोडक्शन कम होने लग गया, क्योंकि हमने पढ़ा प्रोस्टोग्लैंडिन भी जो है, प्रोस्टोग्लैंडिन जो होता है वो भी उसका लेवल भी कम हो रहा था, तो अब म्यूकस का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी म्यूकोसा जो लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारा म्यूकोसल बेरियर जो प्रोटेक्शन था, जो बेरियर प्रोटेक्शन में हमारे एक तो म्यूकस लेयर आती है और एक हमारे जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो बेरियर प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये जो म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा का जो प्रोटेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, दैट इज जो बाइकार्बोनेट्स और जो म्यूकस लेयर है, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो अब रोकने वाला, बचाने वाला कोई नहीं बचा, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, अल्सर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं और ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। देन आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो देखो, कॉम्प्लिकेशन जो है, अगर मैं बोलूँ कि अंदर अगर अंदर की जो लेयर है म्यूकोसा तो एकदम खत्म हो चुका है, तो अंदर अगर एपिथेलियम, डायरेक्ट एपिथेलियम कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी वो एसिड के, तो एपिथेलियम क्या करेगी, इरोड करेगी, एपिथेलियम डैमेज होगी। तो उस डैमेज होने की वजह से अगर स्टमक की अगर डैमेज हो रही है, स्टमक की अगर एपिथेलियम डैमेज होती है, तो वो उल्टी की फॉर्म में, वॉमिटिंग की फॉर्म में बाहर आएगी, दैट इज हिमेटेमेसिस हो सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर मान लो ड्यूडिनम वाली डैमेज हो रही है, इंटेस्टाइन वाली डैमेज हो रही है, देन वो मेलिना, मेलिना मीन्स जो स्टूल होता है, स्टूल के अंदर हमारे ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो सकते हैं। साथ में अगर मान लो कि अगर बहुत लंबे टाइम से अगर ये चल रही है, मेटामेसिस है, मेलेना वगैरह चल रहा है, देन उस पर्सन को एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत देखने को मिल सकती है पेप्टिक अल्सर के केसेस के अंदर। साथ में परफोरेशंस जो होंगी, मान लो परफोरेशन इज ए हॉल, ठीक है। तो अगर मैंने बोला था क्रॉनिक के अंदर अपने डिस्कस किया था कि वो डीप 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 चलते जाते हैं, अगर हम टाइमली ट्रीट नहीं करते, देन उसके बाद में क्या होता है, परफोरेशंस बन जाते हैं स्टमक की, या फिर ड्यूडिनम की जो वॉल होती है उसके अंदर छेद बन जाते हैं, हॉल बन जाते हैं। अब उसकी वजह से अंदर का कंटेंट बाहर निकलेगा, और बाहर क्या करेंगे, पेरिटोनियम जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, सडन सीवियर पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं वहाँ पे, गैस्ट्रिक कैंसर्स वगैरह जो होते हैं वो आगे बन सकते हैं, ठीक है।
देन हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करवा सकते हैं। वही एक एंडोस्कोपी वाली ट्रीटमेंट है कि एंडोस्कोप लेते हैं, उसको हम अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, उसका एक कैमरा लगा होता है, ठीक है, और हम अंदर जो भी अंदर का व्यू जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई अल्सर वल्सर कुछ भी है क्या। तो ये ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी जो होते हैं ना, ये एंडोस्कोपी, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। ओके, देन सेकंड जो है ये बेरियम स्वेलो टेस्ट होता है। पर्सन को हम बेरियम खिला के देखेंगे, फिर बाद में एक्सरे वक्सरे करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे बेरियम कहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह को, इन सबको देखने के लिए ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है ये। यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट पता है ये जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यूरिया होता है, मैंने पहले भी बोला था यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया क्या करता है, यूरिया क्या करता है, ये यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर यूरिया को CO2 के अंदर और अमोनिया जो होता है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया को CO2 और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बैलून लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या करता है, पर्सन को कहते हैं कि आप इसमें जोर से सांस छोड़ो, ठीक है। वो उसमें सांस छोड़ता है जोर से, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसमें CO2 का लेवल अगर ओके ओके है, मतलब जो हमारी रेंज होती है उसके अंदर अंदर ही है, देन हम कहेंगे कि नहीं, इस पर्सन के अंदर जो है एच पायलोरी का इन्फेक्शन या फिर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यूरियस एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, एच पायलोरी, ठीक है। तो अगर CO2 का लेवल नॉर्मल है देन हम कहेंगे नहीं, इसके अंदर एच पायलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं है। पर अगर उसमें बैलून में जो उसने गैस एक्सपायर की है, उस एक्सपायर्ड गैस में अगर CO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या सोचेंगे हम कि पक्का बॉडी ने यूरियस एंजाइम सीक्रेट हुआ है, हेलिकोबैक्टर ने यूरियस एंजाइम सीक्रेट किया और उस यूरियस एंजाइम ने जो यूरिया थी उसको CO2 और अमोनिया में कन्वर्ट किया, इसी की वजह से तो CO2 का लेवल इतना ज़्यादा रेज्ड मिला है देखने को। मतलब वहाँ पे हेलिकोबैक्टर मतलब बॉडी के अंदर एच पायलोरी का इन्फेक्शन जो होता है वो प्रेजेंट है। ओके, सो ये होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। फिर हम स्टूल एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूल देखेंगे, स्टूल के एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके अंदर जो एच पायलोरी वगैरह बैक्टीरिया वगैरह ये सब हमको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट पर्सन को एंटा एसिड्स और एलिग्नेंट दे सकते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एलिग्निक एसिड है, एक्सेट्रा। H2 एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जैसे रेनिटिडीन, सिमिटिडीन एक्सेट्रा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं जैसे कि ओमाप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह। प्रोस्टोग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे मिसप्रोस्टोल, मिजोप्रोस्टोल। एंड किलेट्स वगैरह जैसे कि ट्राई पोटेशियम डाइसिट्रेटो बिस्म्यूथेट, ओके, ये दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट जैसे कि सुक्रलफेट दे सकते हैं। फिर सर्जिकल केसेस, अगर कोई पर्सन है उसको अगर मेडिकल मैनेजमेंट से उसको रिलीफ नहीं आ रहा था ना, हम उसमें सर्जिकल जो प्रोसीजर वो देखेंगे, जैसे कि वैकोटोमी कर देंगे, जो वेगस नर्व होती है उसी को वहाँ पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। एंट्रेक्टोमी कर सकते हैं, जो एंट्रम वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एंट्रम वाला पार्ट होता है तो उसको क्या करेंगे, हम एंट्रम वाले पार्ट को वहाँ से कट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जैसे गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं। गैस्ट्रेक्टोमी में मतलब कि स्टमक को ही बाहर निकालना, इसके अंदर जैसे आप टोटल स्टमक, पूरे स्टमक को भी बाहर निकाल सकते हो, या फिर आप पार्शियल स्टमक को भी क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, मतलब कट करके बाहर निकाल सकते हो बॉडी से। वैसे ये बहुत ही मतलब आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बट कम करना पड़ता है ये वाला प्रोसीजर। ओके, सो अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, इसके अंदर हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है उसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।